का फर्स्ट लेसन और उसका थर्ड पार्ट, क्रांतियों का युग 1830 से 1848। इससे पहले इस लेसन में हमने फ्रांसीसी क्रांति के विषय में पढ़ा। जब लेसन स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में एक इसमें चित्र दिखाया गया था। वो चित्र 4 जो चीज़ें हैं उनको समाहित किए हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही फ़ोटो में हमें एक ही चित्र में चित्रकार ने 4 चीज़ें दिखाई है। और वो जो चित्र बनाया था उसका जो कलाकार का नाम था वो था फ्रेडरिक सर्यू, और वो 1848 में उन्होंने वो चित्र बना के उस चित्र के द्वारा ही बहुत सारी चीज़ें हमें बिना कहे स्पष्ट कर दी थी। जैसे ये देखिए, ये मैंने बताया था, इसमें जो ये सफ़ेद रंग की प्रतिमा है ये आज़ादी का प्रतीक है। ये जो लोग लाइन में खड़े हैं विभिन्न देशों के लोग हैं, अलग अलग इनकी वेशभूषा है जिससे कि ये अलग अलग देश को का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी पहचान है। इनके हाथ में जो अपना ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, जो झंडा है उनका, वो उनके देश की पहचान कराता है। तो ये सारे लोग लाइन में खड़े हैं, विभिन्न देशों के लोग हैं, यूरोप के, और ये आज़ादी के लिए खड़े हैं। किसके आगे खड़े हैं? इस प्रतिमा के आगे खड़े हैं जो आज़ादी का प्रतीक है। इस लाइन में जो ये आगे लोग हैं, ये दिखाया गया है कि ये लोग वो हैं, उस देश के नागरिक हैं जिनको आज़ादी सबसे पहले मिली थी, जैसे अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद हमें कुछ अवशेष दिखाए हैं कि जो राजाओं का निरंकुश शासन था उसका अंत हो चुका है, सारे राजाओं का खात्मा हो चुका है और ये बचे-कुचे उनके अवशेष हैं। ऊपर हमें ईसा मसीह दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे फरिश्ते हैं जो भाईचारे का प्रतीक है। तो एक ही चित्र बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट करता है, जिसको देख के पता चलता है कि लोग उस समय गुलाम थे, आज़ादी की चाह रखते थे, स्वतंत्र होना चाहते थे, राजाओं के निरंकुश शासन से परेशान थे। इसी वजह से उन्होंने उसका खात्मा कर दिया, राजाओं का शासन का अंत हो चुका था। आज़ादी को मतलब आज़ादी को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी लाइन है। कुछ देश जिन्होंने पहले आज़ादी प्राप्त कर ली वो आगे हैं, बाकी लोग भी संघर्षरत हैं, मतलब बाकी लोग भी आज़ादी के लिए लाइन में खड़े हैं। तो ये उसमें बताया था। फिर हमने इस लेसन में फ्रांसीसी क्रांति के विषय में पढ़ा था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, वो सारा मैंने आपको बताया था। तो आज हम करेंगे इसी लेसन का थर्ड पार्ट, जिसका नाम है क्रांतियों का युग 1830 से 1848। क्रांतियों का युग मतलब जब क्रांति की शुरुआत हुई थी, वो जो समय था वो कब था? 1830 से शुरुआत हुई थी और 1848 तक। ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। उदारवाद शब्द बहुत बार आया है। उदारवाद का मतलब क्या है? वो लोग जो व्यक्ति को आज़ाद करना चाहते थे, व्यक्ति के हिमायती थे कि व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो और राष्ट्रवाद जो देशभक्ति की भावना होती है, इसका मतलब वो है राष्ट्रवाद का मतलब। तो जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्था क्या होता है? रूढ़िवादी व्यवस्था मतलब जो ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो ही ना, जो जैसा चल रहा है समाज में वैसा ही चलता रहे। जैसे राजाओं का शासन है, भले ही वो निरंकुश है, अत्याचारी है, लेकिन वो उसमें बदलाव नहीं करना चाहते। रूढ़िवादी क्या मानती है? जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहे, उसमें कोई बदलाव ना हो। तो जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, इसका मतलब कि उन्होंने वो किस चीज को चाहते थे कि राजाओं का शासन, जो राजवंश है, जो राजतंत्र, वो चलता रहे। जैसे जैसे उन्होंने इसकी कोशिश की वैसे वैसे यूरोप में उदारवाद जो थे उन्होंने क्या किया? क्रांति की शुरुआत कर दी। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इटली और जर्मनी के कुछ राज्य थे। ऑटोमन साम्राज्य था, उसके अंतर्गत बहुत छोटे छोटे राज्य थे, जैसे आयरलैंड और पोलैंड जैसे जो देश थे। उन्होंने क्या किया? वो ऐसे ही क्षेत्र थे जहाँ पर रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने जैसे जैसे मजबूत होने की कोशिश की, अपनी ताकत को मजबूत करने की कोशिश की, वैसे वैसे जो उदारवाद थे और जो राष्ट्रवाद था उसको क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। मतलब वो उदारवादी और जो राष्ट्रवादी थे वो क्या चाहते थे? समाज में परिवर्तन हो, लोगों को स्वतंत्रता मिले, लोग आज़ाद हो। तो ये कुछ राज्य हैं जहाँ पर इसकी शुरुआत हुई। इन क्रांतियों का नेतृत्व
उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे। अब इनमें शामिल कौन लोग थे? जो पढ़े लिखे लोग थे ना, शिक्षित मध्यम वर्गीय, जो पढ़े लिखे लोग थे वो थे, जैसे अध्यापक, स्कूली अध्यापक, प्रोफेसर जो कॉलेजों में पढ़ाते हैं, क्लर्क, और वाणिज्य व्यापार में जो लोग लगे हुए थे वो। अब ये अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रांस में विद्रोह की शुरुआत या क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो फ्रांस में जो क्रांति है, विद्रोह को क्रांति भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत 1830 में हुई। बुर्बो राजा मैंने इससे पहले भी बताया था। बुर्बो एक राजवंश था, एक खानदान का नाम था। उस समय बुर्बो राजवंश का जो फ्रांस में राजा बना था वो बुर्बो राजवंश का था, लुई 16। उसका राजवंश बुर्बो था। तो बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया। 1815 में जो 1815 में जो वियना संधि हुई थी, उसके बाद क्या हुआ कि जो बुर्बो राजा थे उनका शासन, दोबारा से राजा का शासन शुरू कर दिया। और किसने? रूढ़िवादियों ने, क्योंकि रूढ़िवादी तो इसका समर्थन करते थे। उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका, और क्योंकि उदारवाद उसका विरोध करते थे कि एक राजा का शासन नहीं होना चाहिए, सबकी सहमति से शासन चलाना चाहिए। रूढ़िवाद और उदारवाद एक दूसरे के विरोधी है। रूढ़िवादी चाहते थे कि राजा का शासन, राजतंत्र चलता रहे, कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। जबकि उदारवादी क्या चाहते थे कि राजाओं का शासन का अंत हो, क्योंकि वो अपनी मनचाही इच्छा लोगों पे थोपते थे। तो देखिए, दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले फ्रांस में विद्रोह की शुरुआत हुई 1830 में, और 1815 के बाद क्या हुआ कि रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान, मतलब रूढ़िवादियों ने दोबारा राजाओं के शासन को स्थापित कर दिया, और जो उदारवादी थे, जो इसका विरोध करते थे, उन्होंने उनको उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या होगा? देखो, राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र। तो संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या होगा? राजा तो रहेगा, राजा का शासन तो होगा, लेकिन राजा किसके अनुसार काम करेगा? संविधान के अनुसार। वो संविधान के अनुसार काम करेगा, संविधान भी बना रहेगा। तो सिर्फ पहले राजतंत्र था, पहले क्या था? सिर्फ राजा का शासन था। और अब क्या हुआ? राजतंत्र भी है, मतलब राजा का शासन तो है ही, लेकिन उसके साथ संविधान भी होगा, तो उसको नाम दिया गया संवैधानिक राजतंत्र। तो अब राजतंत्र की जगह किसने ले ली? संवैधानिक राजतंत्र ने ले ली। और जिसका अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप। मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब फ्रांस में कुछ भी होता है तो उसका असर एकदम से, फ्रांस में जो भी कुछ होता है उसका असर यूरोप के बाकी देशों में भी हो जाता है। देखो, फ्रांस की जब क्रांति हुई थी, फ्रांस के जब मजदूरों ने बहुत संगठन बनाए थे, क्रांति की थी, तो बाकी जो देश है वहां पर भी लोग भड़कने लगे थे, वहां भी बहुत सारे संगठन बन गए थे और लोग आजादी के लिए मांग करने लगे थे। जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। जुलाई क्रांति जो हुई थी उससे ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया था, और उसके बाद क्या हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम है, उससे जो नीदरलैंड था वो अलग हो गया। अब देखिए इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रांस की 1830 में जो क्रांति हुई उसके विषय में बताइए, तो ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा इसका। फ्रांसीसी क्रांति जो 1830 में हुई थी उसमें ये पूरा पैराग्राफ आएगा, यहाँ से शुरू, प्रथम विद्रोह और नीदरलैंड से अलग हो गया था, यहाँ तक। दोबारा रिवाइज करा देती हूँ एक बार। देखिए, रूढ़िवादी व्यवस्था का मतलब, सबसे पहले तो आपको ये जो शब्द दे रखे हैं इनका मीनिंग पता होना चाहिए। रूढ़िवाद क्या होता है? रूढ़िवाद जो राजा के जो शासन होता है, राजतंत्र होता है, उसका समर्थन करते हैं। रूढ़िवाद का मतलब क्या होगा? पुराने विचार, कि जो जैसा चल रहा है वो चलता रहे, उसमें कोई बदलाव ना हो। उदारवादी क्या चाहते हैं? कि परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, और ये व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं। उसके बाद फ्रांस का विद्रोह जो था सबसे पहले 1830 में हुआ था। और हुआ क्यों था ये? क्योंकि रूढ़िवादियों ने क्या किया था? उन्होंने फिर से राजा के शासन को स्थापित कर दिया था। उदारवादियों को गुस्सा आया, उन्होंने उसको उखाड़ फेंका उस शासन को, और एक संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत की। मतलब राजतंत्र पहले भी था, अब भी है, लेकिन उसमें क्या परिवर्तन किया? उसमें संविधान जोड़ दिया, संविधान के अनुसार राजा काम करेगा। इसका अध्यक्ष बनाया गया लुई फिलिप।
तो ये पूरा पैराग्राफ आपको करना है। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अब इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के विषय में लिखिए। तो इसमें ये पूरा पैराग्राफ आपको करना है। क्वेश्चन क्या बनेगा, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के विषय में बताइए। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया वह था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। एक ऐसी घटना जिसने जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने उनमें जो राष्ट्रीय भावना, देशभक्ति की भावना को जो बढ़ावा दिया, वो किसने किया, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने। यूनान में जो आज़ादी के लिए लड़ाई हुई उसका प्रभाव पड़ा शिक्षित वर्ग पर। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 15वीं सदी से जो यूनान था वो एक साम्राज्य का नाम था, ऑटोमन उसका हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया था। यूरोप में क्रांतिकारी मतलब जो यूनानी लोग थे उन्होंने आज़ादी के लिए जो लड़ाई शुरुआत की थी, लड़ाई की 1821 में शुरुआत कर दी थी इसकी। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। यूनान में जो राष्ट्रवादी थे, जो देशभक्त थे, उन्होंने जो गरीब यूनानी थे निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिम यूरोप के मतलब बाकी जो और देश थे यूरोप के, उन जो यूनान के लोग, देखो जो यूनान के लोग थे वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और वो कब की बात है, 1821 की बात है। तो उस समय यूनान के लोगों का साथ किसने दिया, यूरोप के और देशों ने भी उनका समर्थन किया। कवियों और कलाकारों ने, अब कवि कलाकार क्या करते हैं, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कविता जो लिखते हैं, कलाकार जो चित्र बनाते हैं, लोगों में जोश पैदा करते हैं। ऐसी जोशीली कविताएं होती है जिनको सुन के लोगों में देशभक्ति की भावना का प्रसार होता है। इन्होंने भी क्या किया था, काफ़ी हद तक जनमत जुटाया था, मतलब लोगों को इकट्ठा किया था। तो ये आता है हमारा क्वेश्चन इसमें, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। दोबारा बता देती हूँ, वह घटना जिसने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया था वो था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान की आज़ादी की लड़ाई 1821 में आरंभ हुई थी। यूनान का साथ यूरोप के बहुत सारे देशों ने दिया था। कवि और कलाकारों ने भी लोगों को इकट्ठा करने में मदद की थी। अब आता है रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से ही नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने भी एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हम लड़ाई करके, युद्ध के द्वारा ही हम किसी को जीत सकते हैं या हमारा जो मकसद है वो पूरा हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जो संस्कृति होती है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कला, मैंने बताया, कविताएँ, काव्य, कहानियाँ, किस्से, संगीत, इनसे भी राष्ट्रवादी भावनाओं का निर्माण होता है। ज़रूरी नहीं है कि युद्ध में हम लड़ेंगे, जीत जाएँगे तो ही हम देशभक्त कहलाएँगे। देशभक्ति की कभी कविताएँ सुनी होगी आपने। जब हम देशभक्ति की कोई कविता सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं तो हमारे अंदर अपने आप जोश आ जाता है। तो ये चीज़ें भी राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करती है। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड, जर्मन दार्शनिक, दार्शनिक मतलब होता है थिंकर, जो किताब लिखते हैं, अपने विचार बताते हैं। तो जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे यूनानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उनके आम लोगों में निहित है। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत, जनकाव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती है। एक दार्शनिक हुए हैं, वो जर्मनी के रहने वाले थे, जिनका नाम है योहान गॉटफ्रीड। उन्होंने क्या दावा किया कि जो सच्ची राष्ट्रवाद की भावना है वो जर्मनी संस्कृति में भी देखने को मिलती है। वही है इसमें भी कि जो लोकगीत होते हैं, जो कविताएं होती है, वहाँ का जो नाच गाना होता है, लोक नृत्य होते हैं, उनसे भी राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती है। उसके बाद इसके बाद क्या हुआ कि, एक मिनट, ये भी एक बार बता देती हूँ आपको नीचे का। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। अब कई लोग क्या होते, पढ़े लिखे नहीं होते, तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया, जो नॉर्मल
भाषा जो लोग बोलचाल के लिए प्रयोग करते हैं, उस भाषा में भी बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारा साहित्य लिखा गया और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को समझ सकें। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं वही देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करें। सब लोगों में वो देशभक्ति की भावना आए। तो इसके लिए जो स्थानीय भाषा होती है, लोग नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा होती है, उसका प्रयोग किया गया। यह खासतौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशिया, ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया। जो पोलैंड था, उसको किसने बाँट दिया? छोटे-छोटे टुकड़ों में। रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया इन शक्तिशाली देशों ने पोलैंड को कई हिस्सों में बाँट दिया। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। पोलैंड आज़ाद तो नहीं था, पोलैंड जो था उसको आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी संगीत और भाषा के जरिए उन देश के लोगों में भी देशभक्ति की भावना थी। कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा और संगीत से गुणगान किया। ये उसका नाम है, दार्शनिक का ही नाम है। इन्होंने क्या किया था, अपना जो संगीत था, गाने के द्वारा उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष जो था उसका गुणगान किया। लोक नृत्य के द्वारा देशभक्ति की भावना का प्रचार किया। भाषा ने भी काफ़ी हद तक इसमें भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद, जब रूस पे कब्जा हो गया, रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से, जो पोलिश भाषा थी उसको स्कूलों से हटा दिया और रूसी भाषा को, मतलब पहले पोलिश भाषा बोली जाती थी, अब रूस ने क्या किया, उसको स्कूलों से हटा दिया और कौन सी लैंग्वेज पे बल दिया, रूसी भाषा को, क्योंकि भाषा का भी बहुत फर्क पड़ता है। अब हम कहीं बाहर जाते हैं, मान लो किसी दूसरे देश में चले गए, अगर वहाँ हमें कोई हिंदी बोलने वाला दिख जाता है, हमारी भाषा बोलने वाला दिख जाता है, बहुत खुशी होती है। हमें लगता है कि ये तो हमारे देश का, मतलब हमारी कोई अपना आदमी है। तो यही फ़र्क पड़ता है भाषा का भी, जब हमें अपनी जैसी भाषा बोलने वाले लोग दिखते हैं तो उससे भी देशभक्ति का विकास होता है। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इससे अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। सन 1831 में रूस के विरुद्ध एक युद्ध हुआ था, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ मैं आपको ये। उसके बाद आता है 1848। इससे पहले हमने विद्रोह पढ़ा, 1830 में हुई थी क्रांति की शुरुआत। फिर 1848 में क्या हुआ, खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी थी। खाने पीने की चीजें नहीं थे, लोगों के पास कोई काम नहीं था, बेरोजगार थे। तो जो लोग थे, पेरिस के लोग थे, वो सड़कों पे आ गए। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। जगह जगह उन्होंने रोका गया, अवरोध लगाए गए। और जो लुई फिलिप था, अभी हमने देखा ना, लुई फिलिप को हेड बनाया था, अध्यक्ष बनाया था। जो लुई फिलिप था वो क्या हुआ, मजबूर होकर भाग गया। राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया, कि जो भी 21 साल से ज्यादा का है वो सभी पुरुष वोट दे सकते हैं, और उनको काम की गारंटी दी। एक ये सभा बनी थी, असेंबली बनी थी, राष्ट्रीय सभा जो थी, इसने कहा कि सब वोट डालेंगे जो 21 साल से ज्यादा के हैं, और सबको काम दिया जाएगा, और कारखाने स्थापित किए गए, फैक्ट्रियां स्थापित की गई, जिससे कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको कोई काम धंधा मिल जाए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 1848 के विषय में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, तो आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है कि 1848 में खाने पीने की चीज़ों की कमी थी, लोग बेरोजगार थे, परेशान थे, और जो लुई फिलिप था, ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लुई फिलिप के बारे में कई बार आता है। लुई फिलिप जो था, उसको भागने के लिए मजबूर किया गया, और जो राष्ट्रीय सभा थी, जो नेशनल असेंबली थी, उन्होंने क्या किया, गणतंत्र, लोगों का जो शासन है उसकी स्थापना की, और कहा कि 21 साल से ज़्यादा 21 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति वोट डाल सकते हैं, और सबको काम की गारंटी, क्योंकि लोग बेरोजगार थे, परेशान थे। तो इस असेंबली ने क्या वादा किया कि ये सबको काम देगी, और इसके लिए इन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रियां स्थापित की। फिर आता है 1848 उदारवादियों की क्रांति। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्ग की क्रांति भी हो रही थी। देखो 1848 में क्या स्थिति थी, लोग भुखमरी से परेशान थे, गरीब थे बहुत, लोगों के पास कोई काम नहीं था। एक तरफ तो लोग परेशान थे, दूसरी तरफ जो उदारवादी पढ़े लिखे लोग थे, जो उदारवादी थे, वो क्या कर रहे थे, वो क्रांति कर रहे थे। सन फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी,
उदारवादियों ने जो क्रांति की उसका क्या फल मिला? राजा गद्दी छोड़ गया, गणतंत्र की स्थापना की गई कि लोगों का शासन होगा, जहाँ पर सभी लोग वोट डालेंगे 21 साल से ज़्यादा के। यूरोप के अन्य भागों में जहाँ अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियाई साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। अब भी बहुत सारे देश ऐसे थे जहाँ पे आजाद नहीं हुए थे, तो उन लोगों ने भी क्या किया, उन्होंने भी संविधानवाद मतलब उन्होंने भी ये कहा कि हमारा भी ये देश का संविधान होना चाहिए। होता है ना, जब एक देश में कोई परिवर्तन आता है तो देखा देखी बाकी देश भी कोशिश करते हैं, अगर कुछ अच्छा होता है तो कई। तो इन्होंने भी क्या किया, बाकी देशों ने भी कहा कि हमारे भी देश में संविधान होना चाहिए। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। उस समय लोग बड़े परेशान थे, लोगों में बहुत परेशानियां थी, भूखे भी थे, बेरोजगार भी थे, गरीबी भी थी। तो इसका फायदा उठाया यूरोप के जो उदारवादी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने, और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में लोगों में उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों में जोश पैदा किया कि तुम्हें आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई हमारे साथ मिलके लड़नी पड़ेगी, तभी हम आज़ाद हो सकते हैं। और यह राष्ट्र राज्य संविधान प्रेस की स्वतंत्रता। पहले क्या था, जब राजा का शासन होता था तो मीडिया जो थी, संचार के साधन होते हैं जैसे अखबार हो गया और मैगजीन हो गई, जो भी थे उन पे जो मीडिया या प्रेस जो थी, प्रेस पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे, सेंसरशिप जिसको कहा गया था। तो इन्होंने क्या किया, उदारवादियों ने इसको, इन्होंने क्या कहा कि सेंसरशिप जो है या जो मीडिया है, प्रेस है जो, वो बिल्कुल आज़ाद होनी चाहिए, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। जर्मनी में क्या हुआ, बहुत बड़ी संख्या में जो संगठन बने हुए थे, पार्टी बनी हुई थी, पॉलिटिकल पार्टी। तो राजनीतिक संगठनों ने, एक शहर था फ्रैंकफर्ट, उस शहर में क्या किया, एक असेंबली बनाई गई, सर्व जर्मन नेशनल असेंबली, जर्मनी में एक नेशनल असेंबली बनाई गई और उसके पक्ष में लोगों ने वोट दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। और 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित जो जीते थे ना, निर्वाचित प्रतिनिधि टोटल थे 831, उन्होंने बिल्कुल सज सवर के, सजे धजे, मतलब बहुत धूम धड़ाके से उनका जो था, उन्होंने क्या किया, जो फ्रैंकफर्ट संसद थी वहां जाके अपना अपनी पोजीशन ली, अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। संविधान बना किसके लिए, जर्मन के लिए भी। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राज्य को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशिश की तो उसने अस्वीकार कर दिया और राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। देखो क्या हुआ, दोबारा बताती हूँ, बस शुरू से ध्यान से सुनना। जर्मनी में क्या हुआ, जर्मनी में एक शहर था फ्रैंकफर्ट, उस शहर में क्या हुआ, वोटिंग की गई, किसके लिए वोटिंग की गई, एक नेशनल असेंबली के लिए। उसमें 831 लोग जीते और उन्होंने फ्रैंकफर्ट जो संसद थी, फ्रैंकफर्ट जो जगह का नाम है, वहां जो संसद थी वहां अपनी अपना स्थान ग्रहण किया। अब अ, ये जो संसद नेशनल असेंबली थी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आम जो जनता है उनके वोट के द्वारा ये असेंबली बनी थी। और ये जो लोग जीते थे उनको भी लोगों ने वोट दिया था तभी जीते थे, किसी राजा ने तो नहीं बनाए थे इनको। तो सभी लोगों ने क्या डिसाइड किया कि जो फेडरिक थे, विलियम चतुर्थ जी थे, वो प्रशा एक देश का नाम है, जो प्रशा का राजा था उस समय, फेडरिक विल्हेम चतुर्थ, फेडरिक विल्हेम चतुर्थ जो प्रशा का राजा था। तो इन्होंने आपस में क्या डिसाइड किया, जो 831 लोग थे, जो 831 निर्वाचित प्रतिनिधि थे, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम जो है अपना राजा बनाएंगे इनको, फेडरिक विलियम चतुर्थ को। लेकिन इसने क्या किया, इसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जब राजा के हाथ से शक्ति निकल रही है और नेशनल असेंबली को सब पावर मिल रही है, तो राजा क्यों खुश होगा, और सारे राजा इसका विरोध करे तो और देशों के भी। तो इसने क्या किया, इसने उसका विरोध, मतलब इसने मना कर दिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा, क्योंकि बाकी राजा इस असेंबली के विरोध में थे।
अब कई बार क्वेश्चन आता है, इसमें आता है फ्रैंकफर्ट असेंबली पर टिप्पणी कीजिए। फ्रैंकफर्ट असेंबली पर टिप्पणी कीजिए या सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के विषय में बताइए। तो ये पूरा पैराग्राफ आपका आएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं की क्या भूमिका थी। महिलाओं की भूमिका आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। महिलाओं ने भी अपने संगठन बनाए, अपने अखबार शुरू करे, प्रदर्शन में भी वो हिस्सा लेती थी। इसके बावजूद भी क्या हुआ था, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, क्योंकि हर जगह पुरुष, देखा ना आपने, हर जगह पुरुष शब्द आ रहा है। पुरुषों को वोट देने का अधिकार महिलाओं को नहीं था, जबकि महिलाओं ने पुरुषों के समान हर जगह भाग लिया था। हड़ताल भी की, धरने किए, प्रदर्शन किया, हर जगह महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी थी, फिर भी उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इसमें महिलाओं की स्थिति आपको लिखनी है जब महिलाओं के बारे में पूछा जाएगा। एक बार मैं शुरुआत से थोड़ा बता देती हूँ शॉर्ट में, हमने इस लेसन में क्या क्या देखा। ये है क्रांतियों की शुरुआत। सबसे पहले आपको 830 की क्रांति बतानी है जो फ्रांस में हुई थी, और इसका उद्देश्य क्या था, बुर्बो मतलब राजा का शासन फिर से स्थापित कर दिया था, जो रूढ़िवादी चाहते थे, लेकिन उदारवादियों ने इसका विरोध किया। इसका अध्यक्ष बना था, नहीं, उदारवादियों ने इसका विरोध किया, और पहले राजतंत्र था, फिर बना संवैधानिक राजतंत्र, और इसका अध्यक्ष बनाया गया लुई फिलिप को। इसका राजा बना लुई फिलिप। उसके बाद आता है हमारा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम क्या है। ये पूरा पैराग्राफ आपको इसमें आंसर में लिखना होगा। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम के विषय में बताइए, पूरा पैराग्राफ आ जाएगा आपका। फिर हमारा इसमें आएगा इसके बाद आता है या भाषा और संस्कृति की भूमिका, क्रांति में भाषा और संस्कृति की भूमिका बताइए। उसमें ये वाला पैराग्राफ और ये नीचे वाला दोनों पैराग्राफ आ जाएंगे। 1848 की क्रांति के विषय में जब आएगा तो आपको ये सारा बताना है, ये पूरा पैराग्राफ। उसके बाद उदारवादियों की जो क्रांति है उसमें ये आ जाएगा सारा। जर्मन का जब आएगा, जर्मन की जो नेशनल असेंबली है उसके विषय में पूछा जाएगा, या फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में आएगा तो आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना, चाहे फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में पूछा जाए या जर्मनी के बारे में पूछा जाए। महिलाओं की भूमिका अगर आती है तो महिलाओं की भूमिका में ये आ जाएगा आपका, क्रांति में या फिर यूरोप के देशों में महिलाओं की क्या भूमिका थी, ये सारा इसमें आ जाएगा। तो ये लेसन हमारा, लेसन तो नहीं, इस लेसन का फर्स्ट लेसन का थर्ड पार्ट हमारा यहीं कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे जो भी मैं इसकी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।